मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। आपको पिछला लेक्चर मेरा स्मरण होगा जिसमें हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के 1908 तक की यात्रा पूरी की। याद रखिए कि वह मिंटो मार्ले सुधार प्रस्ताव था, वो एक्ट नहीं था। यानी कि मार्ले मिंटो ने एक प्रस्ताव इस तरीके का रखा। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, यहां दो नाम है, मिंटो मार्ले सुधार प्रस्ताव, और मिंटो और मार्ले के बीच में बकायदे डैश है। यानी कि ये दो लोगों के नाम है, एक ही का नाम नहीं है। तो जब भी आपको इस तरह से दो लोगों के नाम पढ़ने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें एक तो भारत मंत्री हैं जो पार्लियामेंट के कैबिनेट के मेंबर हैं, और दूसरे हमारे यहां रहने वाले वायसराय हैं। तो उन दोनों के समय में दोनों ने मिलाकर जो प्रस्ताव पेश किया, या दोनों ने मिलाकर के दोनों की सहमति से जो एक्ट बना, उसे इस तरह का नाम दे दिया जाता था। देखिए, अभी एक बात यहां बिल्कुल स्पष्ट आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि चूंकि अब हमारे ऊपर पार्लियामेंट का शासन हो गया है और भारत के मामले को भारत के एक मंत्री देख रहे हैं, और वे ही पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखते हैं। पार्लियामेंट जो उनको कहती है वो भारत में वायसराय को बताते हैं। तो इस तरीके से अब दो लोगों का शासन है, प्रत्यक्ष रूप से वायसराय का है, अप्रत्यक्ष रूप से भारत मंत्री का है, जिसे आप पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये सुधार प्रस्ताव था, ये कोई एक्ट नहीं था। लेकिन अगले ही साल भारतीय परिषद एक्ट आया, यानी कि 1909 में भारतीय परिषद एक्ट आया। एक्ट आने का मतलब है कि बाकायदे कानून आया, और जब कानून बना दिया जाता है तो सीधी सी बात है कि उसे लागू किया जाता है। इसमें अब देखिए कि आप डेमोक्रेसी के किस तरह से विकास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली बात, केवल मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एक दो तीन पॉइंट होते हैं बस वही आपके सामने रखता हूं। फिर आप अगर इनसे रिलेटेड कोई भी एक्ट पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बड़े आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। और इनफैक्ट सच पूछे तो मेरे इन लेक्चर्स का मकसद ही यही है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका 1909 के एक्ट का, वो ये है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या दुगनी से भी अधिक कर दी गई। क्या यहां आपको डेमोक्रेसी दिखाई दी? विधान परिषद की जो संख्या थी वो दुगनी से भी अधिक कर दी गई। पहले क्या होता था? पहले तो यह था कि जो वायसराय थे, यानी कि जो गवर्नर जनरल थे, वही सब कुछ होते थे। धीरे धीरे आप देखें कि कैसे उनके अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो रहा है। बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है, इस चरित्र को आपको नहीं भूलना है। तो जब आपने दुगनी कर दी सदस्यों की संख्या, तो ये सदस्य कौन होंगे जिनकी संख्या आपने दुगनी की है? तो सीधी सी बात है कि ये भारतीय सदस्य होंगे, क्योंकि उनकी यही मांग है कि हमको हमारा राज्य दिया जाए। और दूसरा पॉइंट है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। पहले सदस्य तो ठीक है भारतीय थे, लेकिन बकायदे वो नॉमिनेट किए जाते थे। यानी कि वायसराय अपने पसंद के लोगों को नॉमिनेट कर लेते थे। उन्हें लगता था कि नहीं, ये सिरदर्द नहीं बनेगा, ये हमारी बात मान लेगा, तो उसे बना देते थे। फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो फिर हमारे आंदोलन की जो ऊर्जा है वो तो कमजोर पड़ेगी ना, क्योंकि वहां आवाज उठाने वाले सही लोग नहीं पहुंच रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। देखिए, अभी जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष है, ये हर नागरिक चुनाव में भाग ले रहा है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि हर नागरिक भाग नहीं लेगा। उसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए। वो इतना इनकम टैक्स देगा, उसकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उस समय ये सब मापदंड इस तरह के निर्धारित किए गए थे। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन को मान्यता दे दी गई। इसमें एक बात और की गई जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। देखिए, हम ये देख रहे हैं 1909 में। जब आप फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1906 के आसपास मुस्लिम लीग नामक पार्टी बन गई। अंग्रेजों की चाल थी, यानी कि मुसलमानों की पार्टी, नाम रखा गया मुस्लिम लीग। ये 1906 में बनी। उनकी मांग थी अपने ढंग से, तो उस मांग को मानते हुए बकायदे उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। यहां से अंग्रेजों ने अपना कार्ड खेलना शुरू किया, हिंदू मुस्लिम कार्ड। दोस्तों, इसके बाद फिर अब देखिए कि 1909 तक हम पहुंच गए हैं और आंदोलन लगातार जारी है।
आंदोलन थमा नहीं है, वो तो थमेगा भी नहीं, वो लगातार जारी है। इसके बाद 1917 में एक फिर से एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, मॉन्टेग्यू घोषणा आया। मॉन्टेग्यू घोषणा, और उसमें केवल सिंपल तरीके से ये बात कही गई कि भारत में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना की जाएगी, यह हमारा वायदा है। देखिए, कहा जाता है जिम्मेदार सरकार। जिम्मेदार सरकार का मतलब ही होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि हम ये वायदा करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम ये जो सत्ता के जो अधिकार हैं वो आपके हाथ में दे देंगे, आपको सौंप देंगे। देखिए, जब सत्ता सौंपने की बात आती है तो यहां आपको नहीं इसका अर्थ ये लगाना चाहिए कि ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि हम छोड़ छाड़ करके चले जाएंगे और आप संभालो, नहीं। जिम्मेदार सरकार का मतलब है कि टॉप पे हम रहेंगे, हमारा वायसराय रहेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे वो आप लीजिएगा, आप अपने मंत्री बनाइएगा, आप अपने ढंग से जो जरूरत की चीजें हैं वो कीजिएगा, बजट पर आप नियंत्रण रखिएगा, आप बहस कीजिएगा, आप देखिएगा। तो ये जिम्मेदार सरकार की परिभाषा थी उस समय। 1917 में ये घोषणा कर दी गई, वायदा किया गया, घोषणा क्या की गई। इसके बाद फिर दोस्तों जो अगला जो एक्ट आया, जो इंपॉर्टेंट एक्ट है, और जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इसे मेंशन किया जाता है, वह है भारत शासन एक्ट 1919। देखिए, अब यहां नाम क्या आ गया है, भारत शासन एक्ट 1919। यानी कि भारत का शासन किस तरीके से चलाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। 1919 और आगे चल करके हम देखेंगे 1935, ये दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। अब आप देखिए कि 1919 एक्ट में क्या बातें कही गई। पहली बात कि द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान कर दिया गया, यानी कि द्विसदनी होंगे। जैसे आप देखिए, हमारा पार्लियामेंट द्विसदनी है ना, राज्यसभा और लोकसभा। कई राज्यों के विधानमंडल भी द्विसदनी है, विधानसभा और विधान परिषद, तो द्विसदनीय होंगे। द्विसदनीय कहने का मतलब है, देखिए, जब एक सदन होता है तो सारे अधिकार उसी के पास है, उसी में विधेयक पारित हो जाएगा, लेकिन जब द्विसदनीय आप कर देते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। हमारे यहाँ से लोकसभा में तो बहुमत होता है प्रधानमंत्री का, तो वो लोकसभा से कोई भी बिल पारित हो गया तो अगर एक ही सदनीय है तो बात खत्म हो गई, लेकिन वो जब राज्यसभा में जाता है तो आप देखते हैं ना कि बहुत से बिल रुक भी जाते हैं, राज्यसभा उसे पारित नहीं करती। तो द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया, तो इससे डेमोक्रेसी बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरे सदन में भी तो मेंबर रहेंगे, उन्हें भी बहस करने का मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और उस समय भारतीय खासकर इस बारे में सोचते भी थे कि हमें बात करने का मौका मिल जाए सदन में, क्योंकि फिर तो अखबारों में चीजें आएंगी, जनचेतना आप कैसे जागृत करेंगे। इसी के माध्यम से जनचेतना जागृत हो सकती थी, क्योंकि मीडिया और तो कुछ था नहीं। तो दोस्तों, द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान कर दिया गया और प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत अनिवार्य कर दिया गया। अब आप देखिए कि प्रत्येक सदन में जो सदस्य होंगे तो ज्यादा सदस्य निर्वाचित होंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी सदन में 50 मेंबर हैं तो आधे से अधिक निर्वाचित होंगे, 30 निर्वाचित होंगे मान लीजिए, और 20 नॉमिनेटेड हो गए, तो 30 तो निर्वाचित हो गए। तो ये 30 का निर्वाचन किन्होंने किया है, भारतीयों ने किया है। तो भारतीयों की आवाज उठाएंगे, वो स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज उठाएंगे। ठीक है, 20 आपके नॉमिनेटेड हैं तो वो आपकी आवाज उठाते रहेंगे, वो आपकी बात मानते रहेंगे, लेकिन विधेयक तो पारित नहीं हो पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये 30 तो एक होकर के ही बात कहेंगे ना। तो इसका कहने का मतलब यह है कि सदस्यों का बहुमत अनिवार्य, जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका बहुमत अनिवार्य। द्वैध शासन का आरंभ, ये बहुत बड़ी बात थी। द्वैध शासन का आरंभ यहां कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार अब अलग तरीके से काम करेगी और राज्य सरकार अलग तरीके से काम करेगी। राज्य सरकारें अस्तित्व में आ गई, विधिवत तरीके से राज्य सरकारें अस्तित्व में आई, और बाकायदे अब चूंकि केंद्र सरकार भी हो गई और राज्य सरकार भी हो गई, तो देखिए एक चीज तो बहुत अनिवार्य हो जाता है ना कि भाई दोनों के कार्यों का, अधिकारों का विभाजन किया जाए। हमारे यहां भी विभाजन किया गया कि नहीं किया गया, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची है ना। तो बाकायदे विषयों का विभाजन कर दिया जाए कि केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बनाएगी और राज्य सरकारें किन किन विषयों पर कानून बना सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विषयों का केंद्र और प्रांतों के रूप में विभाजन। इसके सिद्धांत को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर के मामले होंगे, आज की चीजों को आप अप्लाई कर दीजिए,
बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी। जिन बातों का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से होगा वो केंद्र सरकार के पास रहेगी, और जिनका संबंध राज्यों से होगा, प्रांतों से होगा, सीधी सी बात है कि उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया। तो दोस्तों, ये 1919 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। मतलब यूं कह लीजिए कि हमारा अभी का जो संविधान है उसकी ये फाउंडेशन है। हालांकि ये फाउंडेशन उतनी गहरी नहीं है, लेकिन इसी फाउंडेशन पर फिर 1935 का जो एक्ट है, कुछ लोग 1935 के एक्ट को फाउंडेशन कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करता हूं। मैं 1919 के एक्ट को फाउंडेशन मानता हूं और 1935 के एक्ट को उस फाउंडेशन पर तैयार की गई एक इमारत मानता हूं। हाँ, ये जरूर है कि उसने कुछ और नए फाउंडेशन तैयार किए, हम आगे चल करके देखेंगे। और फिर जब हमारा संविधान बन गया तो वही जो इमारत थी वो बहुत विशाल इमारत के रूप में तब्दील हो गई। इस रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। तो हम 1919 तक फ्रेंड्स आ गए हैं। अब हम 1919 की सिचुएशन को देखेंगे कि इस समय तक जो हमारे यहाँ जो मूवमेंट हो रहा था, स्वतंत्रता जो आंदोलन हो रहा था, वहाँ क्या एक्टिविटीज़ थी। यदि मुझे समय मिला तो मैं आपको बाकायदे एक इंडिपेंडेंट लेक्चर इस बात पर प्रोवाइड करूँगा, इन तथ्यों पर कि जो हमारा पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट जो चला है उसके माइल स्टोन कौन कौन से हैं, मील के पत्थर कौन कौन से हैं। और उस मील के पत्थर से आपको ये भी समझने में आसानी हो सकती है, चयन करने में आसानी हो जाएगी कि आपको किन किन टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करेंगे। मुझे लगता है कि चूंकि वक्त हो चला है और आगे जो बातें करनी है वो अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए, इसलिए अब आज के इस विषय को यहीं समाप्त करना बेहतर होगा। तो इसे मैं समाप्त करता हूँ। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड की जा रही हैं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ।